Assalamu alaikum. I hope you're doing well. For me, the evidences, if I scale up the evidences for God's existence, तो मेरे लिए जो है ना, अगर मैं ये देखूं कि खुदा ताला के वजूद के लिए कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि सही हैं या फिर वैलिड हैं, तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट आर्ग्यूमेंट्स इंसान ये दे सकता है कि ह्यूमन इट्सेल्फ, हाउ ह्यूमन इट्सेल्फ इज़ काइंड ऑफ बिल्ट एंड इट वर्क्स। और इसकी आई विल गो टू साइकोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल डेप्थ्स। खैर, सबसे पहले आई शुड क्लैरिफाई कि मेरे लिए जो है ना, जो सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट है फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस, वो है वाजिबुल वजूद वाला आर्ग्यूमेंट। नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी, या डिपेंडेंसी आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं इसको, या इसको एक दूसरा भी नाम देते हैं, कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट। और इस पर लेकिन मैं किसी और दिन बात करूँगा। अभी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट थ्रू यूंगियन परस्पेक्टिव, डॉक्टर कार्ल यूंग, उसके परस्पेक्टिव से। ऑल्दो जो मैं अपना ओपिनियन दूंगा वो उनसे 100% उनके ओपिनियन के साथ तो नहीं है, लेकिन आई फाउंड आउट अबाउट दिस थ्रू हिम। यानी कि ही वॉजेंट रियली मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस, लेकिन ये देखकर ज़रा मुझे ये भी एक लगा कि मतलब दिस कुड बी अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। और वो ये है कि डॉक्टर कार्ल यूंग जो है वो है तो साइकोलॉजिस्ट, लेकिन उसके काम में वो बहुत है, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह ये और सारी चीज़ें, ह्यूमन बिहेवियर और ये सारी स्टडी ये शामिल, और हिस्ट्री। तो डॉक्टर कार्ल यूंग ने किया ये है, उन्होंने थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरी टाइमलाइन में, केव पेंटिंग्स और जितने भी ऐसे ट्राइब्स जो कि अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स वगैरह, और इन सब को एक एक करके स्टडी किया, और डिफरेंट आर्टिस्टिक फॉर्म्स को स्टडी किया, डिफरेंट किस्म के आर्ट्स। लाइक एक इवन एक केव पेंटिंग वर्सेस मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न पेंटिंग और सिंगिंग, गाना, पुराने ज़माने के रिचुअलिस्टिक सॉन्ग्स ग्रीक्स वगैरह या इन ट्राइब्स के, वर्सेस आजकल के ज़माने के सॉन्ग्स जो कि पॉपुलर हैं। इन सारी चीज़ों को उनका एक टाइमलाइन बनाया, और इन सब को एक एक करके स्टडी किया, और इन सब में से उनको साइकोलॉजिकली जो सिमिलैरिटीज़ मिली हैं उनको उन्होंने जो है बैठ के एनालाइज किया। ये डॉक्टर कार्ल यूंग का काम है। इनको एनालाइज करने के बाद उनको ये देखने को मिला कि बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, वो सेम है थ्रू आउट द सेंचुरीज, थ्रू आउट जितनी भी एविडेंसेस मिली हैं, जितनी भी अनकॉन्टेक्टेड ह्यूमन ट्राइब्स या कॉन्टेक्टेड ह्यूमन ट्राइब्स की, सब में सिमिलर नोशंस हैं सिंबल्स के, सिमिलर हायरार्की है। और इवन टू द मोस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स एवर इतनी सिमिलैरिटी है। और डॉक्टर कार्ल यूंग का जो काम है वो ड्रीम्स पर है। वो बेसिकली ड्रीम्स को ही इंटरप्रेट करते हैं, और ड्रीम्स में जो हमें चीज़ें दिखती हैं, डॉक्टर कार्ल यूंग उन चीज़ों को लेते हैं, और इन चीज़ों को, ये जितने भी सिंबल्स हैं, केव पेंटिंग्स वगैरह और बिब्लिकल जो स्टोरीज़ हैं और ये सारी चीज़ें, इनसे इनकी इस्तदलाल निकालते हैं, आप कह सकते हैं। इनसे फिर जो है वो निकालते हैं कि ये क्या मेटाफोर बना रहा है, वो चीज़ क्या मेटाफोर बना रहा है, इससे एक थर्ड बात क्या निकल रही है। और डॉक्टर कार्ल यूंग बेसिकली कॉन्शियसनेस को टाइमलेस समझते हैं। इसमें इमानुएल कांत का जो है ना असर हमें दिखता है डॉक्टर कार्ल यूंग पर। और मैं ये भी कहूँगा कि डॉक्टर कार्ल यूंग्स कंसेप्शन ऑफ गॉड इज़ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय नीचर इन अ यूटिलिटेरियनिस्टिक वे। बस फ़र्क ये है कि ही डजेंट से द सुपर ह्यूमन ओवर मैन स्टफ। ही सेज कि गॉड इज़ एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ यूटिलिटेरियनिस्टिक स्टफ। उसकी अब इनकी एक इंटरव्यू है डॉक्टर कार्ल यूंग की, जिसमें बंदा पूछता है कि डू यू बिलीव इन गॉड। तो डॉक्टर कार्ल यूंग जवाब देते हैं कि आई आई नो दैट गॉड एग्जिस्ट। बिलीव अपनी जगह, आई नो ही एग्जिस्ट। अब इसके भी यूटिलिटेरियनिस्टिक इम्प्लीकेशंस हैं। इफ़ यू रीड हिज बुक्स एंड उसके अलावा, एंड इफ़ यू स्टडी जॉर्डन पीटरसन, यू विल अंडरस्टैंड हिज थाट्स। बिल्कुल सिमिलर थाट्स हैं, सेम हिसाब है। बल्कि अगर आपको जॉर्डन पीटरसन को वाकई में समझना है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग गॉड की क्या है, तो आप कार्ल यूंग को स्टडी करें, तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। बेसिकली डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन इज़ अ यंगियन स्कॉलर। बस यही है कि इज़ अ यंगियन स्कॉलर, उसका थॉट भी कार्ल यूंग जैसा ही है। तो खैर, आई वेंट ऑन अ टेंजेंट। तो डॉक्टर कार्ल यूंग का ये पूरा काम है, सही है। अब इसमें से उनको इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिली हैं कि एक सिंबल है, फॉर एग्जांपल, वो सिंबल कोई सा भी अगर आप सिंबल ले लें। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये सच में तो नहीं है, लेकिन बस एक एग्जांपल है कि बल्कि मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ। इनिशिएशन रिचुअल। इनिशिएशन रिचुअल ये होता है, किसी भी ट्राइब में जो है वो एक शख्स को दूसरे एक मरहले पर जाना होता है। उस मरहले पर जाने से पहले उसका एक सर्टेन, एक जो है एक सर्टेन उसके साथ रिचुअल किया जाता है। अब ये रिचुअल जो है हर उस कॉन्टेक्टेड, अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब या फिर कॉन्टेक्टेड ट्राइब या फिर सिविलाइजेशन या फिर स्टोरी या फिर ड्रीम्स, उन सब में मौजूद है। ये अगर आप एनिमे देख लें, फॉर एग्जांपल, एनिमे में ये स्टोरी लाइंस में ये चीज़ कैसे आती है कि हीरो मरता है और फिर रिबॉर्न होता है, उसका एक बेहतर सेल्फ आ जाता है, सही है। या फिर जो है एक बड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हीरो जो है बेहतर होके आता है। या फिर हम ड्रीम्स में देखते हैं,
डॉक्टर कार्ल युंग इसको ड्रीम्स में ऐसे लाते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप ड्रीम्स में ये देख रहे हैं कि आप मर मर रहे हैं और आप मर गए और लोग जो हैं आपका कफन बना रहे हैं वगैरह वगैरह, ये वो इसको इनिशिएशन रिचुअल समझते हैं। वो इसको कहते हैं कि इसके बाद फिर रिबॉर्न वाला हिसाब होगा, और ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी का जो फेज़ है ये ख़त्म हो रहा है, नया फेज़ स्टार्ट होने की एक जो है वो है। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर कार्ल युंग सेज। तो खैर ही मेक्स सर्टेन असर्शंस बाय स्टडीइंग दीज थिंग्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हेन आई स्टडीड हिज रिसर्चेज और ये सारी चीज़ें, आई फाउंड आउट कि अब डॉक्टर कार्ल युंग सेज कि कॉन्शियसनेस हमारा बना भी एवोल्यूशनरी है। उसका जो पूरा पॉइंट है वो भी एवोल्यूशनरीली ही उन्होंने बिल्टअप किया है। मैं यहाँ ये इनकन्सिस्टेंसी देखता हूँ कि इफ़ इट वाज थ्रू एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, तो हम कंसिस्टेंट कैसे, हमारे सिंबल्स इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे हैं? हमारे सिंबल्स को एवोल्यूशनरीली चेंज होना चाहिए, और वो चेंज हायरार्किकल चेंज हो, वो एक जो है स्टैटिक चेंज ना हो। बस द चेंज ऑफ शेप्स डजेंट चेंज द कॉन्सेप्ट इट। सो ये मेरे लिए एक वो था। इससे मुझे ये आइडिया जो है मेरे दिमाग में आता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस वाज द सेम, इट नेवर रियली चेंज्ड। अब अगर आप फिजिकल चेंजेस को कहते हैं, रंग का चेंज होना या कुछ प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंज होना, दैट डजेंट चेंज आवर कॉन्शियसनेस। सो दैट्स व्हाट आई काइंड ऑफ थिंक कि दीज आर इंट्रिंसिक वैल्यूज़ इन अस, जो कि शुरू से आते जा रहे हैं, और वी फाइंड बिब्लिकल स्टोरीज टू बी यूनिवर्सली देयर, यूनिवर्सली थ्रू आउट द हिस्ट्री, किसी ना किसी फॉर्म और किसी ना किसी शेप में जो है वो मौजूद होते हैं। इट काइंड ऑफ शोज़ कि देयर इज़ सर्टेन लेवल ऑफ, अब जैसे स्पिनोजा कहता है ना कि देयर, अब नेसेसरली, अब बहुत सारी चीज़ें ये नहीं है कि इट्स नेसेसरली 100% बेस्ड ऑन ट्रूथ, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर सिम्बॉलिकल। तो वी कैन सी हाउ गॉड बिल्ट दिस मैकेनिज्म इन अस एंड हाउ इट रेजोनेट्स विद द बिब्लिकल स्टोरीज। जैसे कि अगर हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की देखें, ही वॉज इन अ belly of a fish for 40 days। ये एक इनिशिएशन रिचुअल का एक बहुत एक कंपोनेंट आप बना सकते हैं इसको, कि कैसे आफ्टर 40 days, ऑल्दो ही वॉज देन फॉरगिवन बाय गॉड, ही केम बैक, और उन्होंने जो है फॉरगिवनेस मांगी थी। ये सारी चीज़, ये दिस टू इज़ अ साइकोलॉजिकली अगर हम इसको देखें इनिशिएशन रिचुअल, और ये पूरा मामला है। इससे हमें इंसानी फितरत का भी पता चलता है। अब कार्ल युंग बिलीव्स इन इंसानी फितरत। कार्ल युंग सेज कि एक इननेट डिस्पोजिशन है, लेकिन वो इननेट डिस्पोजिशन इज़ बेसिकली एवोल्यूशनरीली उसको समझता है। इसलिए वो ये कहता है कि अभी भी अगर कोई शख्स ख्वाब देखता है, वो अपने ख्वाब में ऐसी चीज़ें देखता है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसने वो कभी स्टडी भी नहीं की, उसको पता भी नहीं, तो उसको ख्वाब में वो चीज़ कैसे आई। तो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक के, बिकॉज इट्स द इननेट डिस्पोजिशन, वो उस इंसान के अंदर, उसके फितरत में, इसीलिए वो उसको आई, वो उसके ख्वाब में आई। द सेम, अब उस इननेट डिस्पोजिशन में ये सिम्बल्स भी आते हैं, उस इननेट डिस्पोजिशन में ये सारी चीज़ें आती हैं। उस इननेट डिस्पोजिशन में एक और चीज़ भी आती है, वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एक स्टडी था, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने वो स्टडी की थी अमेरिका में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, और ये एक्चुअली पूरा मौजूद है ऑनलाइन। डिफरेंट चिल्ड्रंस को लिया गया, छोटे छोटे, कुछ एथीस्ट थे, कुछ दूसरे रेसिस के थे, कुछ दूसरे रिलीजन्स के थे, चाइनीज़, इंडोनेशियंस वगैरह वगैरह, वाइट पीपल, एथीस्ट, क्रिश्चियंस वगैरह, कुछ अलग अलग। तो उन सबको स्टडी किया, और उन सबको कुछ क्विजेज़ दिए और पता नहीं क्या क्या। उसके रिजल्ट में उन्हें ये देखना था कि जब बच्चा शुरू में, जब नया नया उसका माइंड मेच्योर हो रहा होता है, डज़ ही बिलीव इन अ डिवाइन एंटिटी, डज़ ही बिलीव इन अ गॉड। तो उनको सारी स्टडीज़ में पता चला कि एवरी सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन, चाहे वो एथीस्ट घराने से ही क्यों ना हो, दे बिलीव इन अ गॉड। वो उसको शायद खुदा का नाम ना दें, वो शायद उसको कोई और नाम दें, लेकिन दे बिलीव कि एक एंटिटी है जो कि देख रहा है हमें, जो कि एक हम सबको एक हिसाब से सुपरवाइज कर रहा है। अब ये दिस टू इज़ एन इनेट डिस्पोजिशन, ये बल्कि प्रूफ है इनेट डिस्पोजिशन का। और इफ़ वी सी थ्रू आउट द सेंचुरीज, इस पर कार्ल युंग ने भी जो है बड़ा मेंशन किया कि वी हैव सिमिलर नोशंस ऑफ गॉड, ऑफ पीपल रिसीविंग हेल्प फ्रॉम गॉड, और ये सारी चीज़ें। और जैसा भी एक ट्राइब है, वो एक सिमिलर, एक सर्टेन नोशन अपना बनाता है। अब ऑफ कोर्स इसमें एक्सेप्शंस तो हैं, लेकिन मोस्टली हम देखें कि वो सर्टेन अपना नोशन बनाता है, एक सर्टेन हायरार्की और सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बनाता है, जो कि एक मोनोथीस्ट शख्स, एक जो मोनोथीस्ट बिलीफ है उसको उससे बड़ा मैच करती है। अब ऑफ कोर्स आइडल वर्शिपर्स भी होते हैं, और वो सारा सीन है, और वो एक्सेप्शन है। मैं जनरली एक केस की बात कर रहा हूँ। वी सी सिमिलर थिंग्स इन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स एंड इन मोस्ट ऑफ दीज नोशंस। तो इट काइंड ऑफ tells you के how much human life needs to be compatible with God, uh, needs to be compatible, is compatible with religion, and needs a God to be compatible with world। इस पर कार्ल यूंग says a very good line। अब although he believes in a utilitarianistic view, जो कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ, it will further prove my point,
कि कार्ल यूंग कहता है कि मॉडर्न शख्स जो है वो डिप्रेस्ड इसीलिए है क्योंकि उसने अपनी जो ज़िंदगी में खुदा को वो भूल गया। उसकी वजह यह है कि ही डिमांड्स अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग। एक आम शख्स जो है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांगता है हर चीज़ के लिए, और एक पुराना जो शख्स था पुराने ज़माने का, उसको हर चीज़ के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं थी। इसका इसमें जो है फ़ायदा ये है कि हमारा जो अनकॉन्शियस होता है, हमारा जो एक सबकॉन्शियस आप कह लें, वो जो होता है वो बहुत सारे मामलात में हमें हेल्प करना चाहता है, हमें हेल्प करना चाह रहा होता है, लेकिन हमारे कॉन्शियस जो सेल्फ है उसको वो मैसेज पहुंचा नहीं पाता। जो पहले ज़माने के लोग थे उनका ये था कि उनमें उतनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस वो नहीं मांगते थे हर चीज़ में। तो उनको अगर किसी दरख्त से भी ऐसा लगता था कि मुझे आवाज़ आ रही है, तो वो दरख्त की भी आवाज़ सुन लेते थे, और वो दरख्त से आवाज़ बेसिकली वो दरख्त की आवाज़ नहीं थी, वो उनके अनकॉन्शियस की आवाज़ थी। दैट्स व्हाट कार्ल जंग सेज। और वो उनका अनकॉन्शियस उनको बस ये दिखा गया कि दरख्त बात कर रहा है, उनकी हेल्प करता था। अब नॉट नेसेसरीली हेल्प करता है, बहुत सारे कार्ल जंग कहता है कि बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारा अनकॉन्शियस कुछ चाहता है और हमारा कॉन्शियस कुछ और चाहता है, और जो हमारा अनकॉन्शियस चाह रहा होता है उसे उस कल्चर में बुरा समझा जाता है, फॉर एग्जांपल मर्डर करना या फिर ये सारा मामला। अब अगर मॉडर्न मैन जो है उसको किसी दरख्त से आवाज़ आए तो वो उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका रिजल्ट में क्या होगा? इसका रिजल्ट में बेसिकली ये होगा कि वो उसको डिनाई करेगा, उसको सुनेगा नहीं। एंड कार्ल जंग कहता है दी ओनली वे अब द ओनली वे टू कॉन्टेक्ट योर अनकॉन्शियस इज़ थ्रू ड्रीम्स, ड्रीम की इंटरप्रिटेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्ल जंग, although he's a psychologist or he's someone, although he does not believe in the concreteness of universe, he is sort of, you can say, a scientist at the end of the day, a philosopher scientist albeit. He says कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकती हैं। बल्कि वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर भी जो है प्रिडिक्ट किया है मेरे किसी पेशेंट के ड्रीम ने। मैंने उसको बाकायदा, वो कहता है मैंने उसको इंटरप्रिटेशन ड्रीम की यही बताई थी कि हिटलर वगैरह या मतलब कोई एक बंदा आएगा और बड़ी जंग होगी, वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह। और वो एक और केस बताता है, वो कहता है कि एक हमारा एक पेशेंट था, उसको उसने ख्वाब देखा कि उसका वो जो एक डॉक्टर है जो उसकी इलाज करता था वो हाउस फायर में मर रहा है। उसके घर पे आग लगी है, वो घर के अंदर फंसा हुआ है और वो जल रहा है। बोलता है 1 साल बाद जो है, या इसका इंटरप्रिटेशन ये था कि वो जो डॉक्टर है वो बुखार से मर जाएगा, और उसके 1 साल बाद यही हुआ, वो डॉक्टर बुखार से ही मर गया। अब डॉक्टर कार्ल यूं कहते हैं कि ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, हमारा जो जिसमें अनकॉन्शियस भी आता है। और वो ये कहता है कि हमारा अनकॉन्शियस लॉजिक को फॉलो नहीं करता, जैसे कि हमारे ख्वाब लॉजिक को फॉलो नहीं करते। वो कहता है हमारा अनकॉन्शियस लॉजिक को फॉलो नहीं करता क्योंकि वो टाइम को फॉलो नहीं करता, और टाइम एक सीक्वेंस है, जो चीज़ सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता तो वो लॉजिक के भी खिलाफ होता है। अब मैं ये सोचता हूँ कि यू मेड ऑल दिस मिथोलॉजी डॉक्टर कार्ल यूंग के बारे में, कि अगर डॉक्टर कार्ल यूंग ने इतनी बड़ी मिथोलॉजी बनाई और इतना बड़ा एक पूरी थ्योरी बनाई, एक मिथोस बनाया इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन चीज़ों को तो रिलीजन बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब इस पे हम ऑकम्स रेजर वाली बात लेके आएंगे कि हर चीज़ की जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन होती है हम उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि वाई मेक इट कॉम्प्लेक्स, कोई रीज़न ही नहीं है कॉम्प्लेक्स बनाने का। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि गॉड ने हमारे अंदर एक फितरत बनाया कि वी फॉलो सर्टेन सिम्बल्स, सर्टेन वेज, सर्टेन चीज़ें। फितरत है, हमारा इन्नेट डिस्पोजिशन है, और ख्वाब खुदा की तरफ से आते हैं। और अगर ख्वाब खुदा की तरफ से ना भी आए तो वो इन्नेट डिस्पोजिशन से आते हैं, बस बात ख़त्म। और क्या आगे क्या जाना है? इन दी एंड अ साइकोलॉजिस्ट आपके ब्रेन के अंदर जाके घुस के ये नहीं देखता कि अनकॉन्शियस किधर है, कॉन्शियस किधर है। आज तक कोई साइकोलॉजिस्ट ये नहीं देख पाया। दे ऑल मेक सर्टेन अजम्पशंस एंड असर्शंस। सोचते हैं वो कि शायद ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। द सेम वॉज द केस फॉर सिगमंड फ्रूड। तो खैर दैट्स इट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। काइंड ऑफ कॉन्वोल्यूटेड, लेकिन इफ़ यू हैव स्टडीड कार्ल यूंग देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलें फिर नेक्स्ट टाइम